पहलगाम आतंकी हमले के बाद हिंदुस्तान ने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के सामने एक नई लकीर खींच दी कि आतंकवाद पर अब डबल स्टैंडर्ड वाला गेम नहीं चलने वाला। और अगर आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान गुनहगार है तो वो देश भी उतने ही अपराधी हैं जो पाकिस्तान की आतंकी हरकतों पर पर्दा डालते हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीति इन दिनों दुनिया के हर मंच से गूंज रही, चाहे वो मंच एससीओ का हो या फिर ब्रिक्स का। ब्राजील में ब्रिक्स की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के मसले पर ऐसा प्रचंड रूप दिखाया कि पाकिस्तान के आका चीन को भी अपने सुर बदलने पड़ गए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ब्राजील में ब्रिक्स की बैठक के दौरान पहला ऐसा मौका आया जब पीएम मोदी का सामना चीन के किसी नेता से हुआ था। और चीन की तरफ से इस बार राष्ट्रपति जिनपिंग की जगह प्रधानमंत्री ली कीयांग पहुंचे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ली कीयांग के सामने ही पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा जो है वो जोर शोर से उठाया और पुरजोर तरीके से उस पर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि आतंकवाद की फंडिंग करने वाले, उसे बढ़ावा देने वाले और आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराने वाले माफ करिएगा, इन सब से सख्ती से निपटने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर वैसे तो आतंकी मुल्क पाकिस्तान था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हर मुमकिन मदद देने वाले चीन को भी पीएम मोदी ने शब्द, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी, उनके शब्दबान उनको जरूर चुभे होंगे। He underlined that the attack, the Pahalgam attack, terror attack, is an onslaught on the entire humanity. He also noted that those funding, promoting and providing safe havens to terrorists must be dealt with in the harshest terms. तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान और चीन का नाम लिए बगैर ही उन्होंने कहा कि आतंकवाद के पीड़ितों और समर्थकों को एक ही तराजू में नहीं तौला जाना चाहिए। आतंकवाद आज मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इसी के साथ यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इसके बाद ब्रिक्स महासम्मेलन में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन जारी किया गया। ब्रिक्स देशों के इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। ज्वाइंट डिक्लेरेशन में इस हमले का जिक्र करते हुए ऐसे आतंकवाद का एक तरीके से क्रूर और अमानवीय कार्रवाई बताया गया। भारत के लिए बहुत बड़ी कूटनीतिक कामयाबी है क्योंकि चीन की मौजूदगी में पहलगाम हमले पर इस तरह का ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया है। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पहले चीन ने कभी भी इस मुद्दे पर कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया था। उल्टा वो हमेशा ही पाकिस्तान को यह कहकर उसका बचाव करता रहा है कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का पीड़ित है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही शंघाई यानी कि सहयोग संगठन जिसको कहते हैं एससीओ, उसकी बैठक में साझा बयान जारी करने का मामला फंस गया था क्योंकि पहलगाम हमले की निंदा इसमें नहीं की गई थी, जिस पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया था और भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां थे। और जब एससीओ के साझा बयान जारी करने की बात आई तो राजनाथ सिंह ने उस पर साइन करने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपनी कलम रख दी थी क्योंकि इसमें पहलगाम हमले का जिक्र ही नहीं किया गया था। उल्टे बलूचिस्तान में आतंकी गतिविधियों का जिक्र करके पाकिस्तान को भी आतंक का या आतंकवाद का विक्टिम साबित करने की कोशिश की गई थी। भारत के कड़े रुख की वजह से एससीओ की बैठक बिना संयुक्त बयान के ही खत्म हो गई। लेकिन ब्रिक्स में आतंकवादी हमले के तौर पर पहलगाम का जिक्र करना एक तरीके से देखा जाए तो यह चीन के लिए एक झटके की तरह है क्योंकि चीन की जो मौजूदगी में संयुक्त घोषणा पत्र जारी होने का मतलब यह है कि भारत के आतंकवाद विरोधी अभियान की धार देखकर चीन को भी अपना रुख बदलना पड़ा है और वो भी इस बात को कबूल कर रहा है आज कि पहलगाम में जो हुआ वो एक निंदनीय और बहुत ही जघन्य आतंकवादी घटना थी। पाकिस्तान को एक्सपोज करने के मामले में भारत की ये बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है क्योंकि पाकिस्तान ये दुष्प्रचार करता आया है कि हिंदुस्तान की हुकूमत इस्लाम विरोधी है और इसी झूठ को फैलाकर उसने मुस्लिम बहुल तुर्की और अजरबैजान को अपने साथ मिलाया है। लेकिन भारत ने ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर साबित कर दिया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और भारत की जंग किसी भी धर्म से नहीं।
बल्कि धर्म के नाम पर आतंकवाद फैलाने वालों से, धर्म पूछकर गोली मारने वालों से। और ब्रिक्स में इसका सबूत भी दिखा। दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है इंडोनेशिया, उसको ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनाने के लिए भारत ने पूरा साथ दिया, पूरा समर्थन दिया। और इस बार कजाकिस्तान, नाइजीरिया, मलेशिया, उज्बेकिस्तान, ये सारे देश जो कि मुस्लिम बहुल देश हैं, ये भारत की सहमति से ब्रिक्स में भागीदार देश के तौर पर शामिल हुए। भारत के इस स्टैंड के सामने पाकिस्तान का झूठ कहीं टिक नहीं पाए। आतंकवाद पर पाकिस्तान और चीन को मन भर सुनाने के बाद पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों को भी आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि एआई के युग में जहां हर हफ्ते टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, वहां ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का 80 साल से एक बार भी अपडेट नहीं होना यह मंजूर नहीं है। और 21वीं सदी के सॉफ्टवेयर को 20वीं सदी के टाइपराइटर पर नहीं चलाया जा सकता। भारत के इस स्टैंड का असर भी दिखा। ब्रिक्स के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और इसमें भारत और ब्राजील की भागीदारी बढ़ाए जाने की वकालत करने का जो फैसला है, उस पे रूस के साथ साथ चीन को भी सामने आना पड़ा। तो एक तरीके से देखा जाए तो ब्रिक्स में ही एक और मामले को लेकर पीएम मोदी ने चीन को अपना सुर बदलने को मजबूर किया। लेकिन सोशल मीडिया पर ब्रिक्स को लेकर एक अलग चर्चा चल रही है। कहा यह जा रहा है कि माना कि चीन ने थोड़ी देर के लिए अपना मन बदल लिया हो, लेकिन पीएम मोदी ट्रंप का मन कैसे बदलेंगे? दरअसल इधर ब्रिक्स की बैठक हुई और उधर ट्रंप ने एक ऐलान कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स की नीतियों को अमेरिका विरोधी बताया और ब्रिक्स का समर्थन करने वाले देशों को कड़े लहजे में चेतावनी दे दी। ट्रंप ने ऐलान किया कि ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ जुड़ने वाले किसी भी देश को 10% ज्यादा टैरिफ देना पड़ जाएगा। पीएम मोदी इस चुनौती से कैसे निपट रहे हैं, जरा एक नजर उस पर भी डालिए। तो ब्रिक्स देश, खासकर रूस और चीन, ब्रिक्स करेंसी लाने की पूरी तैयारी में थे, या ताकि अमेरिकी डॉलर के वैश्विक जो दबदबे को चुनौती दी जा सके। जाहिर है ट्रंप इससे और बुरी तरह चिढ़ जाते, इसलिए भारत ने यहां सतर्क रुख अपनाया और ब्रिक्स करेंसी को लेकर उस तरह का उत्साह नहीं दिखाया, लेकिन अपनी अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार के ब्रिक्स के आइडिया का समर्थन किया। इस तरीके से उन्होंने ब्रिक्स की भी गरिमा रख ली। और जो अमेरिका को यह लग रहा है कि ब्रिक्स में अमेरिकी विरोधी नीतियों को हवा दी जा रही है या अमेरिका विरोधी एक ब्लॉक बनकर उभर रहा है, तो अमेरिका की जो ये चिंता है उसका भी उन्होंने निवारण किया। और दूसरा दाव देखिए, क्वाड और ब्रिक्स का जो संतुलन उन्होंने बनाने की कोशिश की है वो भी बहुत शानदार है। भारत ने, जो कि क्वाड का एक सदस्य है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का एक गुट है, जैसे ब्रिक्स जैसे जो देश हैं, जैसे ब्रिक्स है उसी तरीके से क्वाड भी एक संगठन है। और इन दोनों के बीच संतुलन बनाने, इन दोनों मंचों के बीच संतुलन बनाने की जो भारत कोशिश कर रहा है वो भी बहुत शानदार तरीके से वो काम हो रहा है। क्वाड में भारत का ध्यान इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की दादागिरी को काउंटर करने पर होता है, जबकि ब्रिक्स में भारत ग्लोबल साउथ की आवाज, बल्कि यूं कहे कि मजबूत आवाज बनकर उभर रहा है। यह दोहरी कूटनीति भारत को अमेरिका और रूस दोनों को एक तरीके से देखा जाए तो बैलेंस करने की जो है इसकी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। चीन दोनों के साथ, ये देखा जाए तो ये दोनों देशों के साथ संबंध बनाने में भारत को ये जो पॉलिसी है वो सक्षम बनाती है। यानी न इससे ट्रंप नाराज होंगे और पुतिन भी खुश रहेंगे। पीएम मोदी भारत की जो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है उसको बनाए रखते हुए ब्रिक्स और क्वाड, जो कि एक दूसरे से काफी अलग संगठन है, ये दोनों के हित जिनके दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों ग्रुप्स में संतुलन बनाने की जिस रणनीति पर काम कर रहे हैं वो साफ साफ दिख रहा है। पीएम मोदी इसे भारत की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी कहते हैं, मल्टी अलाइनमेंट नीति कहते हैं। और ये नेहरू के दौर से शुरू हुए नॉन अलाइनमेंट का जो की पॉलिसी थी उससे बिल्कुल अलग है। मोदी सरकार जिस मल्टी अलाइनमेंट नीति पर काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, इसमें भारत किसी एक गुट के साथ नहीं बल्कि अलग अलग देशों के साथ, अलग अलग प्रमुख शक्तियों के साथ संबंधों में एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है और इसमें बहुत हद तक सफल भी रहा है। आपको याद होगा कि किस तरीके से
रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान और यहां तक कि कोविड के दौरान भी भारत ने जिस तरीके से रूस से तेल खरीदा, बावजूद इसके कि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा था, अमेरिकी सैंक्शन के बावजूद रूस से तेल खरीदना भारत ने जारी रखा और अमेरिका को इस बात के लिए उसने मना भी लिया कि इसको लेकर भारत पर कोई सैंक्शन न लगाया जाए। उसी ढंग से ईरान को लेकर भी भारत ने जिस तरह का संतुलन बनाए रखा है, भले अमेरिका और यूरोप उनके खिलाफ, ईरान के खिलाफ है, फिर भी ईरान के साथ हमारा जो तेल का व्यापार है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ है, क्योंकि भारत दुनिया को, खास करके अमेरिका और पश्चिमी देशों को ये बताने में, ये समझाने में कामयाब रहा है कि इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, भारत की ऊर्जा की जो ज़रूरतें हैं, उसका ध्यान रखा जाना जरूरी है और वो किसी के साथ पूरी तरीके से अलाइन होकर संभव नहीं है। तो ऐसे कई मौकों पे, चाहे हथियारों की खरीद का मामला हो, कई ऐसे मौके आए हैं जब भारत ने अमेरिका और रूस दोनों के बीच संबंधों में एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की और उसमें सफल भी हुआ। और एक तरीके से देखा जाए तो ये मोदी की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, जिसको मल्टी अलाइनमेंट की बात कही जा रही है, एक तरीके से इसको दूसरे शब्दों में आप अगर समझें तो इसमें भारत का हित वो सबसे पहले आता है और हमारे राष्ट्रीय हित जो हमें गाइड करते हैं, जिस तरीके से हमें आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, हम उसके हिसाब से फैसले करते हैं, न कि अमेरिका या रूस या चीन या दुनिया के किसी भी दूसरी शक्ति की जरूरतों के हिसाब से हम फैसले करते हैं। अगर ऐसा करना होता तो भारत कई मौकों पे भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती थी। लेकिन भारत ने, चाहे इजराइल ईरान का युद्ध हो, चाहे ईरान रूस की जंग हो, और चाहे कोविड के दौरान जिस तरीके से देखा जाए तो जो सप्लाई चेन बाधित हुई है, इन सारे मोर्चों पे, इन सारी चुनौतियों को जिस तरीके से भारत ने निपटा है, उसमें उसकी मल्टी अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है या इंडिया फर्स्ट की जो पॉलिसी है, उसका बहुत बड़ा रोल।